इस इकाई में हम पढ़ेंगे शैक्षिक आयोग एक समीक्षा। सबसे पहले प्रस्तावना, उद्देश्य, उसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। इसमें हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ, इनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, निहितार्थ और आलोचना क्या है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इसकी प्रमुख रिकमेंडेशंस कौन सी थी और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या थे। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग 1964-66, इसी तरह से इसकी रिकमेंडेशंस और डिमेरिट्स मेरिट्स देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, इसी तरह से इसकी संस्तुतियाँ और इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन डिस्कस करेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय। परिचय क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इस यूनिट में से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है उसमें से जो परिचय दिया हुआ है उसमें से आप एक भूमिका टाइप निकाल लेंगे, एक इंट्रोडक्शन टाइप निकाल सकते हैं 4 से 5 लाइनों में। और कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट से आता है, चारों कमीशन में से किसी के बारे में भी, तो आप जो है ये शुरू की जो 4-5 लाइनें हैं इनका प्रयोग आप भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं परिचय। भारत की शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश विरासत है, अर्थात जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह ब्रिटिश विरासत से स्टार्ट होती है, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों के दौरान इस विरासत से अलग होने और हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। हमने इकाई 1 में चर्चा की है कि भारत के संविधान ने राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जब हम आज़ाद नहीं थे तो अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्राधिपत्य था, अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। तो उस समय पे जो शिक्षा की पॉलिसी थी, और जब हम आज़ाद हुए, जब हम इंडिपेंडेंस हुए, तो उसके बाद अनेक शिक्षा की नीतियाँ आई, अनेक आयोग बने जो शिक्षा में सुधार के लिए बनाए गए थे। और हमारा जो संविधान था, संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, उसमें भी शिक्षा के मुद्दों को डिस्कस किया गया था। आगे है भारत में शिक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए तथा शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक के बाद एक अनेक आयोगों का गठन हुआ है। यानी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए अनेक आयोगों का गठन हुआ है। इनमें अब जो ये हमने ऊपर देखे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक आयोग और शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये प्रमुख रूप से शामिल हैं जिनका हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। उद्देश्य हो गए आपके। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के बाद लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था को फिर से उन्मुख करने का प्रथम प्रयास, ये देखिए ये क्या था, ये प्रथम प्रयास था। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में किया गया। यानी भारत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास था, नंबर 1। और ये किसकी चेयरमैनशिप में, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। फिर उसके बाद राधाकृष्णन जी के बारे में दे रखा है, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने तथा सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य आया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था या क्यों बनाया गया था। तो ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले तो किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार पर रिपोर्ट देने तथा सुधार और विस्तार देने का सुझाव इस आयोग को दिया गया था। यानी जो उद्देश्य था वो क्या था? जो एम था। कहें कि इसका एम क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का एम क्या था? तो इसका एम था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देना तथा सुधार और विस्तार का सुझाव देना। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये देश की जो वर्तमान स्थिति थी या भविष्य की जो आवश्यकताएं थी उनके अनुरूप आवश्यक हो गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में नए सुझाव प्रस्तुत किए जाएं। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1949 में
जमा की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके हमारे जो है की पॉइंट क्या क्या हो गए। सबसे पहले ये था हमारा फर्स्ट प्रयास आफ्टर इंडिपेंडेंस। एस राधाकृष्णन जो हैं चेयरमैन थे इनके। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा नियुक्त किया गया, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है एम क्या था, तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स हमारे की पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसकी संस्तुतियाँ क्या थी। आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण के स्तर और शिक्षकों की सेवा की स्थिति, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा से अन्य संबंधित पहलुओं पर संस्तुति देने का लक्ष्य दिया गया था। अब आगे देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थी, प्रमुख रिकमेंडेशंस क्या थी। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या थी। आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। कौन कौन से थे ये उद्देश्य। आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। नंबर 1, ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना। एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लें हम। दूसरा है लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। देखिए, ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना, लोकतंत्र के लिए। सेकंड हो गया मन की निडरता, उद्देश्य, क्षमता और उद्देश्य की अखंडता जैसे कुछ मूल्यों को विकसित करना, तो मन की निडरता आ जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना, तो अपनी संस्कृति से परिचय कराना भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक वोकेशनल एंड वृत्तिक होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये प्रदान करना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य था उच्च शिक्षा के अंतर्गत। आगे देखते हैं किसी विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने शिक्षण और परीक्षाओं के उच्चतम मानक को बनाए रखना है। अर्थात किसी भी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो टीचिंग आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, यानी कैसे जांच की जाए कि हमें जो शिक्षा के लक्ष्य बनाए गए थे क्या वो हमने गेन किए हैं, क्या हमने वो अचीव करे हैं। तो इसके लिए शिक्षण और परीक्षाओं के उच्चतम मानक को बनाए रखना जरूरी होता है। और उसी बारे में अगला पॉइंट था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कि विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षण और परीक्षाओं के, यानी जो परीक्षाएं होती हैं विश्वविद्यालय में, उनके उच्चतम मानक को बनाए रखे, यानी उनके लिए अच्छे से उनका मानकीकरण किया जाए। शिक्षण मानक को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा 1948-49 में की गई कुछ संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं। देखते हैं कैसे हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में, यानी जो विश्वविद्यालय में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आपका बीए हो गया, ठीक है, जैसे आपका बीए हो गया, एक मिनट स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे आपका बीए हो गया, आपका बीकॉम हो गया, बीए ऑनर्स हो गया। तो इस तरह के जो कोर्सेज जो चलते हैं विश्वविद्यालय में, यानी जो पाठ्यक्रम है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में, प्रवेश के मानक, यानी कैसे प्रवेश दिया जाए, कैसे एडमिशन दिया जाए, उसके लिए वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप होने चाहिए। उसके जो मानक है, यानी वर्तमान जो इंटरमीडिएट परीक्षा उस समय पे जो चल रही थी उसके अनुसार होना चाहिए, ये दिया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है, अर्थात विद्यालय
और इंटरमीडिएट महाविद्यालय में 12 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही एडमिशन दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एडमिशन की बात हो रही है, किस में एडमिशन की बात, कॉलेजेज में एडमिशन की बात। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट है मानकीकरण का, तो ये है हमारा कि कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड। तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं की पॉइंट की सहायता से कि 12 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। पहला मानक ये निर्धारित होना चाहिए। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा के 10 से 12 वर्षों के बाद छात्रों को अलग अलग व्यवसाय में स्थानांतरित करने हेतु बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकते हैं। ये भी सुझाव दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कि जब बच्चा 10 से 12 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, अर्थात विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लेता है, तो उसके लिए अलग अलग जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं वो खोले जाने चाहिए या शुरू किए जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर व्यावसायिक संस्थान, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे आपका हो गया पॉलीटेक्निक, ठीक है, और आपका हो गया ITI और बीटेक के जितने भी कॉलेजेस हैं ये प्रोफेशनल स्टडीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये व्यावसायिक संस्थान। इसका जो है सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला मानक क्या था। देखिए अगला मानक था हाई विद्यालय और इंटरमीडिएट महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम क्या है, ये हैं रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स क्या होते हैं, इन्होंने कहा है, देखो अगला मानक क्या था कि जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षकों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि शिक्षा की जो प्रोसेस है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, उसमें शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए बात की गई है कि शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा यानी विश्वविद्यालय आयोजित करें क्या, रिफ्रेशर प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज बार बार आयोजित करें, जिससे कि जो नई इसका एम क्या होता है रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके बारे में शिक्षकों को बताया जाए, अवगत कराया जाए, ताकि वह अपने शिक्षण में, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में उनका प्रयोग कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मानक है, व्याख्यान को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। व्याख्यान को यानी जो लेक्चर है, जो क्लास ली जा रही है, जो लेक्चर मेथड से, व्याख्यान यानी जो हमारे कंटेंट जो हम बच्चों को देते हैं, वो व्याख्यान को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए और उन्हें ट्यूटोरियल, पुस्तकालय कार्यों और लिखित अभ्यासों द्वारा पूरक होना चाहिए। यानी उस व्याख्यान में ट्यूट होने चाहिए आपके, जैसे आजकल ट्यूट पीरियड लगते हैं कॉलेजेस में, और लाइब्रेरी वगैरह से भी हेल्प ली जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी भी अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पुस्तक नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, ये देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह भी कहा था कि कोई भी पाठ्यक्रम है, कोई भी कोर्स है, मान लो आपका जो है BA प्रोग्राम है, ठीक है, या ऑनर्स कोर्स है, या आपका सोशल वर्क है, या आपका BLED है, ठीक है, तो इनके लिए यानी कोई भी पाठ्यक्रम हुआ विश्वविद्यालय स्तर पर, उसके लिए कोई निर्धारित पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक पुस्तक से अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसकी जो सोच है वो लिमिटेड हो जाएगी। उसके लिए अलग अलग पुस्तकें होनी चाहिए, यानी वह अपने कंटेंट के अनुसार, अपने टॉपिक के अनुसार बुक को सर्च करेगा और उसकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा वाइड होगी, ये कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ट्यूटोरियल अनुदेश विकसित किया जाना चाहिए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा की विषय वस्तु में सबसे अच्छी बात यह स्वीकार करनी चाहिए
कि अतीत की हमारी सांस्कृतिक विरासत को नज़रअंदाज किए बिना आधुनिक उन्नति द्वारा प्रस्तावित है। देखो इस पॉइंट को हम छोटा सा बना सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक उन्नति, सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक उन्नति शिक्षा के पाठ्यक्रम में हो या शिक्षा की प्रक्रिया में होनी चाहिए। हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ना छोड़ें और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो उन्नति में ज़रूरी हैं उनको भी हम ना छोड़ें और उन दोनों का एक मिक्सचर जो रूप है वो हम लेके चलें। आगे है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बल दिया है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता के साथ पर्याप्त अध्यापक प्राध्यापक आवश्यक हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से आवश्यक योग्यता के साथ प्राप्त प्राध्यापक होना, ठीक है, ये इन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में जो आवश्यक योग्यता वाले हैं प्राध्यापक वो होने चाहिए और उसके लिए इन्होंने डिसाइड भी किया होगा कि इतनी अर्हता होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे है, विश्वविद्यालय को नए विचारों को उत्पन्न करना चाहिए और उन विचारों को त्यागना चाहिए जो राष्ट्र के विकास में बाधक हों। प्रगति के लिए अंधविश्वास से ऊपर उठना आवश्यक है। देखिए ऊपर भी कहा गया है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ग्रहण करते हुए नई प्रगति या नई उन्नति की तरफ बढ़ना। विश्वविद्यालय को छात्रों को अपनी संस्कृति के अच्छे पहलुओं को आत्मसात करना चाहिए और एक सर्वांगीण विकास के लिए नए मूल्यों को स्वीकार करने में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नए मूल्य और अपनी संस्कृति आ गई है दोनों, और सर्वांगीण विकास के साथ उसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में निम्नलिखित के द्वारा सुधार किया जा सकता है। ये आगे पुस्तकालयों के बारे में है, क्योंकि ऊपर कहा गया था कि पुस्तकालयों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार कैसे आ सकता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगशालाओं के निर्माण, फिटिंग, उपकरण, कार्यशालाओं और तकनीशियनों में सुधार किया जा सकता है। देखिए प्रयोगशालाओं, फिटिंग, उपकरण, कार्यशालाओं, वर्कशॉप जो होती हैं या प्रयोगशालाएं जो होती हैं, लेबोरेटरीज, उनका जो निर्माण है उसमें सुधार की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमें जो है एजुकेशन उनको कैसी देनी है, एक अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है, इसलिए इनका निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए ये बात है 1948-49 की, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी सुधारों की ज़रूरत थी हमें हमारी शिक्षा प्रणाली में। तो इसीलिए जो ये बात है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसमें इनका सुधार किया जाना चाहिए, तभी वह अच्छा बन पाएगा। नेक्स्ट है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के अनुदान आवंटन के लिए, देखिए उनको जो है ग्रांट की बात की गई है यहाँ पे कि उनको ग्रांट दी जानी चाहिए, यानी कि उनको कुछ पैसा दिया जाना चाहिए। आवंटन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाना आवश्यक है। ये 1948-49 में सुझाव दिया गया कि महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनके गठन के लिए उनको ग्रांट दी जानी चाहिए और इसके लिए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो 1948-49 के आयोग ने कही थी। अब उसके बाद इसकी आती हैं निहितार्थ और आलोचना, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ जो है वो यही है कि स्वतंत्रता के बाद यह जो है पहला प्रयास था सबसे पहले ये। दूसरा जो है इसने जो है प्राचीन तथा आधुनिक का संश्लेषण किया, पर हमने पढ़ा है। 2 हो गया हमारा, तदनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया। उसके बाद है दूसरा, वैज्ञानिक विचारों पर बल देते हुए इसने हमें शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की अनदेखी न करने की चेतावनी दी। और उसके बाद है आपका, देखिए कुछ मिनटों का ध्यान आवश्यक माना इन्होंने सुझाव दिया, ताकि जो है हमारी जो आध्यात्मिक जो पावर है वो डेवलप हो सके और हम जो है अपने आप को जान सकें। यही जो है मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने वाली कुछ बातें हैं, ठीक है।
आगे है सभी धर्मों के महान धार्मिक नेताओं के शिक्षण पर, यानी कि ये यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। धर्मों के महान धार्मिक नेताओं के शिक्षण पर सुझाव है देश में विविधता में एकता, ताकि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को या बच्चे को ये न लगे कि उसके धर्म को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। यह रिपोर्ट को बनाने वाले की दूरदर्शिता और दृष्टि को दर्शाता है। सरकारी प्रशासनिक सेवा के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आगे कुछ दिया हुआ है इनके बारे में ही। तो मेन आपका जो है यही है कि इसके इम्पोर्टेंस ये थे। नेक्स्ट है एक हम यहाँ से ले सकते हैं कि कृषि शिक्षा ग्रामीण वातावरण में ही दी जाए, ये भी इन्होंने सिफारिश की थी या इम्पोर्टेंस है इसका। ये शिक्षा की भूमिका के बारे में ऊपर बात की है, तो इन्होंने ये भी कही कि जो है वेतन संरचनाएं, सेवा शर्तें आदि और जो है रिफ्रेशर कोर्स जो है उनके लिए आयोजित किए जाएं, ताकि शिक्षण की स्थिति में सुधार आए या सुधार हुआ है इनके कारण। तो 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आज हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग विविध पाठ्यक्रमों के साथ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के रूप में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की संरचना की स्वीकृति के कारण तत्काल आवश्यकता बन गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था, जिसको दृष्टि में रखकर यह आयोग बनाया गया, वो था डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। आगे क्या है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, ये देखिए केब ने अपनी बैठकों में माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की अनुशंसा की, जो 1949 तथा 1951 में हुई थी। भारत सरकार ने तदनुसार 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो ये भारत सरकार द्वारा की गई 1952 में। किसकी अध्यक्षता में? इनकी में, यानी चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। आगे देखते हैं क्या है। आयोग को जनादेश दिया गया था कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की वर्तमान स्थिति की जांच की जाए और उस पर रिपोर्ट दी जाए। सेकंड था, इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपायों का सुझाव दें। किसके? माध्यमिक शिक्षा के। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार के लिए सुझाव दें। उद्देश्य, संगठन और माध्यमिक शिक्षा की सामग्री प्राथमिक बुनियादी शिक्षा के साथ इसका संबंध, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों और अन्य समस्याओं के संबंध, देश में एक यथोचित समान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के विशेष संदर्भ के साथ आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट जमा की। आगे हैं इसकी संस्तुतियाँ कौन कौन सी हैं, या इसकी सिफारिशें या रिकमेंडेशंस कौन कौन सी हैं। तो अभी रिकमेंडेशन पढ़ते हैं हम। आयोग ने समग्र व्यक्तित्व विकास के मूल्य पर अकादमिक निर्देशों पर बल देने, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर बल देने, शिक्षा के उन्मुख प्रणाली पर जीवन की वास्तविकताओं, यानी जीवन की वास्तविकताओं से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, इन पर कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त की और अपनी सिफारिशें दी। यानी फोकस पॉइंट ये 3 रखते हुए कि बच्चे का समग्र विकास कैसे हो, अंग्रेजी पर बल देने और वास्तविकता, जीवन जो है जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण हो विद्यालय की शिक्षा। इन तीनों को लक्षित करते हुए उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। अब सिफारिशें देखते हैं कौन सी हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्रस्तावित किया, जिसमें चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता,
आर्थिक और व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व को बढ़ावा और हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सम्मिलित है। ठीक है, नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आगे क्या है? आयोग ने प्राथमिक या प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा के 4 या 5 वर्ष पूरे होने के बाद, अर्थात 1ली से 5वीं तक, 1st to 5th होने के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नए संगठनात्मक अनुक्रम या पैटर्न का प्रस्ताव रखा। यानी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद एक नया पैटर्न रखा जाएगा और वो किस प्रकार होगा? एक मध्य या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बुनियादी अवस्था को 3 साल की अवधि का होना चाहिए, अर्थात 6, 7, 8 तीन वर्ष की अवधि हो गई है। एक उच्चतर माध्यमिक चरण को 4 साल की अवधि का होना चाहिए। इसमें 9, 10, 11वीं और 12वीं आपकी आ जाएगी। आगे हैं, आयोग ने वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए और 11वीं कक्षा को हाई विद्यालय में जोड़ा जाना चाहिए। इसमें दिया गया है कि जो 12वीं कक्षा है वो कॉलेज से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि स्कूल में। अभी जैसे हम देखते हैं कि 12वीं जो कक्षा है वो स्कूल लेवल पर होती है, तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो 12वीं कक्षा है वो विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए और स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक होनी चाहिए? 11वीं कक्षा तक। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा जो अधिकांश नागरिकों के लिए सभी औपचारिक शिक्षा का अंत होगा को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व लेना चाहिए। देखिए इसका अर्थ है इस सेंटेंस का कि मोस्टली जो है माध्यमिक शिक्षा यानी स्कूल लेवल तक जो शिक्षा होगी वह सभी नागरिकों के लिए औपचारिक शिक्षा होगी, यानी औपचारिक शिक्षा का अंत होगी। उसके बाद तो विश्वविद्यालय शिक्षा आ जाएगी। तो इस संबंध में अपेक्षित है कि नए विचारों के लिए स्पष्ट सोच और ग्रहणशीलता की क्षमता विकसित हो, यानी माध्यमिक स्तर पर ही नए विचारों के लिए सोच पैदा की जाए बच्चों में और ग्रहणशीलता की क्षमता उनमें विकसित की जाए। ये था। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बाद अधिकांश छात्र कुछ उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे और कुछ ही समय में अभ्यास और अनुभव के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से उचित दक्षता प्राप्त कर लेंगे। क्या है ये प्रशिक्षण? यानी कि जो ट्रेनिंग होती है, जैसे इंटर्नशिप के दौरान क्या होता है, इंटर्नशिप के दौरान उनको बच्चों को अलग अलग कंपनी में जाके या फैक्ट्री में जाके कार्यानुभव लेना पड़ता है, यानी वर्क एक्सपीरियंस को ही ये बोला जाता है। उचित दक्षता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक या तकनीकी संस्थान उपलब्ध होने चाहिए जहां 2 या अधिक वर्षों के तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। तो पाठ्यक्रम के स्तर पर ये इनका सुझाव था कि बच्चों को तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए। तो यह आप पाठ्यक्रम के रूप में लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम का इसका सुझाव दिया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में तकनीकी पाठ्यक्रम का इन्होंने सुझाव दिया जो 2 या 2 से अधिक वर्ष का होगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय अब एकल मार्गीय संस्थान नहीं होने चाहिए बल्कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा हमारा कि आयोग ने सुझाव दिया बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का। और ये जो बहुउद्देशीय जो विद्यालय होंगे इनमें क्या होगा? प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान आदि।
नेक्स्ट है, इसमें दिव्यांग और पिछड़े बच्चों के लिए विद्यालय खोलने पर बल दिया। ये इसका महत्वपूर्ण विशेषता है कि दिव्यांग बच्चों पर बल दिया गया। दिव्यांग में ये कैटेगरी आती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का माध्यम के संबंध में, ये देखिए नेक्स्ट आ गया, शिक्षा का माध्यम क्या हो, तो ये पॉइंट आपका यहाँ से बन जाएगा। ये यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 भाषा का अध्ययन करना चाहिए और उन 2 भाषाओं में से एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक किया जाना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक, इसके व्यवहारिक पहलू पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए और छात्रों को विषय के चयन में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। आयोग ने बड़ी संख्या में तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। देखिए ये ऊपर भी आया था कि बच्चों के लिए तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय स्थापित करने का सुझाव इन्होंने दिया है। साथ ही इन्होंने अभी जोड़ा है कि ये संस्थान उद्योगों के निकट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए उद्योगों के निकट? क्योंकि जो तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय खोले जाएंगे और उन बच्चों को जब इंटर्नशिप कराई जाएगी या वर्क एक्सपीरियंस कराया जाएगा, तो अगर उद्योग साथ में होंगे, अगर उद्योग निकट होंगे विद्यालय के, तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय के, तो उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस लेने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। नेक्स्ट है, आयोग ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में, देखिए नेक्स्ट आता है हमारा परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली के बेस पर इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। इन्होंने छात्रों की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव, इन अभिलेखों को महत्व देना और छात्र के अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षण और ग्रेडिंग में संख्यात्मक अंकन के स्थान पर प्रतीकात्मक को अपनाना था। देखिए ये क्या दे रखा है इसमें कि जब छात्र का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें संख्यात्मक अंकन नहीं होगा। संख्यात्मक अंकन जैसे 100 में से आपके आ गए 50 नंबर, तो ये हो गया संख्यात्मक अंकन। लेकिन क्या सिफारिश की आयोग ने? आयोग ने कहा कि संख्यात्मक अंकन के स्थान पर, यानी संख्यात्मक अंकन नहीं होगा, तो क्या होगा उसके स्थान पर? प्रतीकात्मक अंकन होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक जैसे ग्रेड आपका ए ग्रेड हो गया, बी, A+, ऐसे। तो इसका सुझाव आयोग ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसने माध्यमिक चरण के पूरा होने पर केवल एक सार्वजनिक परीक्षा की सिफारिश की और अंतिम सार्वजनिक परीक्षा के अंत में कंपार्टमेंटल परीक्षा की प्रणाली शुरू की। जो आज हम कंपार्टमेंट देखते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, तो इसका जो प्रारंभ है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के समय से ही हुआ था। इन्होंने सिफारिश की थी और तब ये प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो आज तक चल रहा है। नेक्स्ट है, यह स्वीकार करते हुए कि शैक्षिक सुधारों की सफलता शिक्षकों की गुणवत्ता पर एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है, आयोग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियमित भर्ती, ये देखिए शिक्षक से संबंधित है, ये अबाउट टीचर कह सकते हैं इसको हम, कि शिक्षकों के स्तर पर क्या नियमित भर्ती, उनके वेतन, पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश लाभ आदि जैसी बेहतर सुरक्षा उनको दी जाएंगी और शिक्षण व्यवसाय में सुधार किया जाएगा। तो ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको हम बांट सकते हैं। ये हो गया टीचर। नेक्स्ट है ये कंपार्टमेंट, ये आपका आ गया ग्रेडिंग, इसको कहें तो हम मूल्यांकन प्रणाली यानी कि असेसमेंट।
और ये आ गया आपका तकनीकी और औद्योगिक विद्यालय। और ये आ गया आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये आपका आ गया करिकुलम पाठ्यक्रम। फिर आ गया आपका ये लैंग्वेज, देन देखो डिसेबिलिटी के लिए डिसेबल्ड, ये आ गया आपका डिसेबल्ड के लिए, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए। और ये मल्टीपर्पज़ स्कूल, ये आ गया आपका मल्टीपर्पज़ स्कूल। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके मैंने एक एक वर्ड दे दिया है, इसके माध्यम से हम ये पूरा माध्यमिक शिक्षा आयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके निहितार्थ और आलोचना क्या है। आयोग की सिफारिशों को संसद द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। आयोग ने छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने की जरूरत को रेखांकित किया। कृषि शिक्षा पर बल देने का सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। कृषि शिक्षा पर, यानी कि इसका अगर हम महत्व लिखें इस आयोग के, तो सबसे पहला हो गया कृषि शिक्षा पर बल देने का सुझाव इनका बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिक्षा के गतिशील और प्रगतिशील तरीकों को प्रदान करने की आवश्यकता को पूरी तरह से अनुभव किया। आयोग ने शिक्षकों की, ये देखिए ये आ गया शिक्षकों से संबंधित आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। दूसरा लाभ या महत्व, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के कई उपाय सुझाए जिनका माध्यमिक शिक्षा पर बहुत दूरगामी असर पड़ा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव, आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षण, जो कि आज हम सभी परीक्षाओं में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सुझाव इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, आगे दिए गए हैं कुछ बोध प्रश्न। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य सुझाए गए हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या उद्देश्य था हमारा, इसमें था ज्ञान का विकास था। एक तो ज्ञान का विकास था और लोकतंत्र के लिए था, ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। मन की निडरता आया था, मन की निडरता। नेक्स्ट था सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के लिए से परिचित होना। और प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग के लिए। शिक्षण और परीक्षाओं और था उच्चतम मानक, किसके लिए, मूल्यांकन के लिए या परीक्षाओं के लिए। परीक्षा कैसी थी, परीक्षा के लिए इन्होंने उच्चतम मानक स्थापित करने का सुझाव दिया था। और अध्यापकों के लिए दिया था कि योग्यता, आवश्यक योग्यता होनी चाहिए प्राध्यापकों में। तो ये सभी दृश्य थे जिनके की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्यों नियुक्त किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्यों नियुक्त किया गया था, देखो सबसे पहले था इसमें कि विविध पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई थी, यानी डाइवर्सिफाइड कोर्सेस
था इसका लक्ष्य की आवश्यकता महसूस हुई थी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके गठन की अनुशंसा की थी। और 1952-53 में चेयरमैन कौन थे इसके? मुदालियर थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में के चेयरमैनशिप में ये आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा के स्तर व पाठ्यक्रम के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो अभी हमने ऊपर इसी वीडियो में किया है कि पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सिफारिशें थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग 1964-66 और है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।